नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 10वीं विज्ञान चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो हमने स्टार्ट किया था उसमें अगला जो हमारा टॉपिक है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मतलब अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना जो उन्होंने किया है मेंडलीफ की ने आवर्त सारणी में वो सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि न्यूटन के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद, ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी करी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान है। ठीक है, जब न्यूटन का अष्टक सिद्धांत अस्वीकार हो गया तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज जारी रखी और उनके परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसमें जो मुख्य जिसका योगदान था वो थे रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जिन्हें हम मेंडलीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, ठीक है, तत्व के जो मूल गुणधर्म थे, ठीक है, वो और परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया, सारणी में जो तत्व थे उनको उनके मूल गुणधर्म, ठीक है, मूल गुणधर्म के अलावा उनके जो मूल गुणधर्म थे, ठीक है, उनका जो परमाणु द्रव्यमान था और जो रासायनिक गुणधर्म थे उन्हें समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों की और भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हुए उन्होंने क्या किया कि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब उन्होंने रासायनिक गुणधर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बन रहे थे उन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है। ठीक है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये दोनों जो है ये अत्यंत सक्रिय तत्व है। ठीक है, तो अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। जो अत्यधिक सक्रिय होते हैं वो अत्यधिक यौगिकों या अधिकांश यौगिकों के साथ तत्वों के साथ यौगिक बनाते। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिया। उन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो अत्यधिक सक्रिय उनको लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। ठीक है, उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने क्या किया, जिनके गुणधर्म समान थे उन तत्वों को साथ में अलग कर दिया और उनको एक साथ पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त में स्थान मिल गया था। क्या देखा उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त में स्थान मिल गया था। ठीक है, तथा अपने परमाणु के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ, जिनके गुणधर्म कम, परमाणु द्रव्यमान कम है वहाँ से लगाकर जिनके परमाणु द्रव्यमान अधिक है उस क्रम में उन्होंने व्यवस्थित हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने आगे यह भी देखा कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। मतलब उन्होंने यह अध्ययन किया कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले जो तत्व है वो एक निश्चित समय के बाद वापस रिपीट होने लग जाते हैं। तो इस आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान का
आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप या समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। ठीक है, मेंडलीफ ने कौन कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त करी, उनकी आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ता था। मतलब जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी व्यवस्थित करी तो उन्होंने देखा कि कभी कभी अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ता था। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो क्रम नहीं उल्टेंगे तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को साथ नहीं रख सकते हो, और उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को साथ रखने के लिए ऐसा किया। जैसे उदाहरण के लिए कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 5.89 और सारणी में निकेल जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 5.87 है, लेकिन कोबाल्ट को सारणी में निकेल से पहले रखा गया। ठीक है, जैसा कि सारणी में बताया गया है। ठीक है, और सारणी 5.4 जो है वो आप ऐसी ही एक अन्य विसंगति ढूंढ सकते हो। उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ ऐसी देखी जाएगी जिनमें अधिक द्रव्यमान वाले परमाणु को पहले रखा गया है और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखा गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सकते। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया है। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो इस समय ज्ञात नहीं थे। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान है, उसका कारण यह है कि कुछ तत्व ऐसे थे जो वास्तविकता में अस्तित्व में नहीं है और जिन्हें अभी वास्तविकता में ढूंढा नहीं गया है या उन्हें ज्ञात नहीं किया गया है। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका संस्कृत शब्द जो है उस उपसर्ग लगाकर किया है। जिसे बाद में ज्ञात होने वाले स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। ठीक है, जिन तत्वों के गुणधर्म पहले मालूम नहीं थे और जिनका जो अस्तित्व में नहीं थे उनको उन्होंने एका जो संस्कृत शब्द है उपसर्ग लगाकर यूज़ किया है। जैसे उदाहरण के लिए एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन जो थे वो समान थे। ठीक है, मेंडलीफ द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को सारणी 5.5 में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको सारणी में दिखाया गया है उसमें एका एल्यूमिनियम और गैलियम के गुणधर्म के बारे में बताया गया, उनके परमाणु द्रव्यमान बताया गया है। तो एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 68 है, गैलियम का 69.7 है। ठीक है, फिर ऑक्साइड का सूत्र जो है एका एल्यूमिनियम का वो क्या है E2O3, और फिर जो हमारा गैलियम है उसका है Ga2O3। ठीक है, फिर क्लोराइड का सूत्र जो है वो एका एल्यूमिनियम के लिए ECl3 और गैलियम का है GaCl3। ठीक है, इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता का ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना है। मतलब जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करी तो उनकी आवर्त सारणी को स्वीकार करने के साथ साथ लोगों ने उनके सिद्धांत की अवधारणा को सृजक भी माना है। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियोन एवं आर्गन का उत्कृष्ट गैसें हमारी हीलियम, नियोन और आर्गन का पहले भी कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। जैसे उत्कृष्ट गैसें हमारी हीलियम, नियोन और आर्गन है, यह कई संदर्भ में उल्लेख है और इनका पता देर से चला क्योंकि अक्रिय गैसें हैं और वायुमंडल में जो है इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी है कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें नए समूह में रखा जा सका। जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन और आर्गन है, ये जो है वायुमंडल में अक्रिय गैसें होने के साथ साथ कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में इनका पता लगाया तो जब इन गैसों का पता चला तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें नए समूह में रखा जा सका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीफ के वर्गीकरण की
सीमाएं, मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण किया उसकी क्या क्या सीमाएं। तो उन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है, जैसे उदाहरण में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए एक साइड हाइड्रोजन के यौगिक है और एक साइड सोडियम के यौगिक है। तो जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन HCl होता है, सोडियम NaCl होता है। ठीक है, वैसे इन्होंने जो इनके जो गुणधर्म है या जो अणु बनाते हैं वो समान बनाते हैं। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हाइड्रोजन का H2, सोडियम का Na2, फिर इसने भी यौगिक बनाया हो, इसने भी यौगिक बनाया हो। हाइड्रोजन का H2, सोडियम का Na2, इसने बनाया A सल्फर और इसने बनाया S सल्फर। तो दूसरी ओर हेलोजन की बात है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और धातुओं में अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाता है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। मतलब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक नियत स्थान नहीं दिया जा सकता, यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। ठीक है, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने से पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, लेकिन उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या तो हमें पता चल गई कि उस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं मिला। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी को। ठीक है, तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इस आधार पर इसे वर्णित किया गया है। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। जो परमाणु की संख्या है उससे हमें परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है उसका पता चलता है, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते हैं तो इसमें एक तत्व की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से पता लगाया जा सकता है। मतलब जब तत्वों को हम उनकी परमाणु संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमें तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है। अब हम समझेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में हम सबसे पहले जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की संयोजकता के बारे में। तो आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वह उसके परमाणु द्रव्यमान के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित
संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मतलब अगर आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें अगर कोई भी तत्व है तो उसकी संयोजकता जो है उसके बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या से निर्धारित होती है या ज्ञात की जा सकती है। दूसरा है परमाणु की साइज। तो परमाणु साइज जो है परमाणु साइज से जो है परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु की साइज को दर्शाती है। मतलब जो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश की दूरी जो है वो परमाणु की साइज को दर्शाती है। मतलब उसके केंद्र से बाहरी कोश की जो दूरी है वो परमाणु की साइज कही जा सकती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह 37 pm या जिसे पिकोमीटर कहते हैं, और 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे इसके आवर्त सारणी के धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, तो जैसे Na और Mg, हमें पता है Na मतलब सोडियम होता है और Mg मतलब मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जैसी धातुएं सारणी के बाएं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर होती है। सोडियम और मैग्नीशियम जो धातुएं हैं वह सारणी में बाईं ओर तथा सल्फर और क्लोरीन जो है वह सारणी में जो अधातु है वो दाईं ओर स्थित होती है। मध्य में सिलिकॉन स्थित होता है जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम और मैग्नीशियम धातुएं जो है यह सारणी में बाईं ओर पाई जाती है तथा सल्फर और क्लोरीन अधातुएं दाईं ओर, और मध्य में सिलिकॉन जैसी अर्धधातु या जिसे उपधातु कहते हैं वह पाई जाती है। यह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। जो अर्धधातु या उपधातु होती है वह धातु अधातु के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातु एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में धातुओं को अधातुओं से अलग करते हैं। ठीक है, और इसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम धातुओं में अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ठीक है, और तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 5 है वो ख़त्म होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF हमने आपको सेंड कर दी है। ठीक है, थैंक यू।